नमस्कार। आज हम लोग पेपर 1 के सिलेबस का ऑर्गेनिक फार्मिंग पार्ट पढ़ेंगे। और क्या है ऑर्गेनिक फार्मिंग? ऑर्गेनिक फार्मिंग रेफर्स एज ए प्रोडक्शन मैनेजमेंट सिस्टम which avoid or largely exclude the use of synthetic pesticide, fertilizer, growth regulator, GM crop and livestock feed additives. It rely upon crop rotation and off-farm activity. ये फूड नहीं होगा, फीड होगा, ये देख लीजिएगा, थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है? प्रोडक्शन मैनेजमेंट सिस्टम है। इसमें क्या करते हैं हम लोग? सिंथेटिक पेस्टिसाइड नहीं यूज़ करते हैं। जैसे सिंथेटिक पेस्टिसाइड मालाथियोन ये सब हुआ, फर्टिलाइज़र जैसे DAP ये सब, ग्रोथ रेगुलेटर ये सारी चीज़, GM क्रॉप जो तो ट्रांसजेनिक क्रॉप जो भी ग्रो किए गए हैं वो सारी चीज़ें हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। और लाइव स्टॉक फीड, जो लाइव स्टॉक को जो फीड एडिटिव दिया जाता है वो भी नहीं करते हैं। ये किस पे डिपेंड करता है? ऑफ फार्म एक्टिविटी और क्रॉप रोटेशन पे। इसके क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं? प्रिंसिपल ऑफ केयर, हेल्थ, इकोलॉजी और फेयरनेस। इसका क्या एडवांटेज है? एडवांटेज है न्यूट्रिशनल होगा, पॉइजनस फ्री होगा, पॉइजन फ्री होगा, क्वालिटी प्रोड्यूस देगा, इन्वायरमेंट को मेंटेन रखेगा ताकि लेवल ऑफ पोल्यूशन कम रहे। जैसे कि फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे तो सॉइल पोल्यूशन हो जाता है, वाटर पोल्यूशन हो जाता है। जब सॉइल पोल्यूशन हो जाएगा, जब बारिश होगी तो वो सॉइल वो वाटर कहाँ चला जाएगा? रिवर में, तो रिवर पोल्यूशन हो जाएगा। अल्टीमेटली जब हम लोग पानी यूज़ करेंगे तो हमारे में भी वो, तो लिंडमैन का 10% लॉ प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है। रिड्यूस रिस्क ऑफ क्रॉप फेल्योर का रिस्क कम हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड इम्प्रूव सॉइल हेल्थ। जो कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ज़्यादा होता था फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड का, वो कम हो जाएगा। सॉइल फिजिकल प्रॉपर्टी अच्छी हो जाएगी, जैसे सॉइल टीथ हो गया, सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी अच्छी हो जाएगी। टू मेंटेन जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर सिस्टम एंड सराउंडिंग। जेनेटिक डाइवर्सिटी मेंटेन कर पाएंगे, क्योंकि सेकंड ग्रीन रिवोल्यूशन के बाद क्या हुआ, हम लोग ने इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ किया है फर्टिलाइज़र का और पेस्टिसाइड का, जिसके कारण हमारा सॉइल का स्ट्रक्चर काफ़ी और टेक्सचर दोनों बहुत का रिलेटिवली काफ़ी डिटोरिएशन हुआ है। अब देखिए क्या क्या कंपोनेंट हैं। कंपोनेंट क्या क्या है? देखिए इसके मैक्सिमम मेनली 4 कंपोनेंट है। ऑर्गेनिक मैन्योर में फार्म यार्ड मैन्योर, कंपोस्ट, स्ट्रॉ, बायो फर्टिलाइज़र, ग्रीन मैन्योर। दूसरे में सीयूड और फिश मैन्योर भी यूज़ करते हैं। देखिए फार्म यार्ड मैन्योर, ये सारी चीज़ों का एक डिस्क्रिप्शन मतलब कि एक बहुत लार्ज वे में भी बताया जा सकता है, क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन आएगा वो मैक्सिमम 200 से 250 वर्ड में होगा, तो हमें सारी चीज़ को एक साथ कवर करना है। इसलिए मैंने क्या किया है ना कि कंसाइज वे में लिया है। जब मैं इसको अलग अलग टॉपिक लूँगा तब उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि बायो फर्टिलाइज़र क्या है। ऐसे नॉन केमिकल वीड कंट्रोल मेजर में, जैसे मैकेनिकली, कल्चरली, बायोलॉजिकली, फिजिकल, ऐसे ही हम लोग जिसको वीड को हटा सकते हैं। बायोलॉजिकल पेस्ट मैनेजमेंट में क्या करते हैं? नेचुरल इनवे जैसे ट्राइकोग्रामा चिलियंसिस हैं, बेसिलस थोरिनसिनेसिस, जैसे BT कॉटन हम लोग यूज करते हैं। तो BT कॉटन क्या ऑर्गेनिक में नहीं आता क्यों? लेकिन क्योंकि BT यहाँ पे क्या होता है, हम उसके कोई नेचुरल इनवे को कर देंगे। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट क्या होता है? यूज ऑफ लेग्यूम एंड बायो फर्टिलाइज़र। अब लेग्यूम का कैसे होगा? जैसे मान के चलिए वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, बायो फर्टिलाइज़र क्या कर देगा उसमें? बायो फर्टिलाइज़र जैसे ऐड करेंगे उसमें ग्रोथ अच्छा हो जाएगा, तो वो एक्चुअली न्यूट्रिएंट का काम कर देगा। क्रॉप रोटेशन एंड क्रॉप रेजिड्यू। क्रॉप रोटेशन से क्या कर सकते हैं हम लोग? जो भी मतलब ऑर्गेनिज्म वगैरह जो होंगे, जो उसमें जो सॉइल्स में ऑलरेडी प्यूपा वगैरह डेवलप कर दिए होंगे, तो उसको फेवरेबल इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा तो ख़राब हो जाएगा या फिर वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा अपने आप। अब इसके लिए क्या क्या सर्टिफिकेशन एजेंसी हैं? SKAL नीदरलैंड का है, इकोसर्ट बेल्जियम का है, इसके एक एक ऑफिस इंडिया में भी हैं। इंडोसर्ट जो है केरला में, ये इंडिया का अपना है। APOF ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी गुड़गांव हरियाणा में। ये तो सर्टिफिकेशन एजेंसी हुआ। एक्रीडिएशन एजेंसी क्या होता है? जैसे अपेडा, कॉफ़ी बोर्ड, टी बोर्ड, स्पाइस बोर्ड, कोकोनट बोर्ड। ये लोग डायरेक्टली कांटेक्ट करते हैं फार्मर से या फिर उसके जो अदर स्टेक होल्डर हैं मार्केट में जाके या डिस्ट्रीब्यूटर से। अब देखिए डिसएडवांटेज क्या है ऑर्गेनिक फार्मिंग का? ऑर्गेनिक फार्मिंग का डिसएडवांटेज है कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ज़्यादा है, हाई डिमांड और लो सप्लाई है, स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग और स्किल चाहिए, क्योंकि इसकी पैकेजिंग काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, लॉजिस्टिक कॉस्ट ज़्यादा होता है, लो प्रोडक्टिविटी होती है। अब अचीवमेंट और गवर्नमेंट स्कीम में क्या है? क्या भारत का पहला ऑर्गेनिक स्टेट पूरे वर्ल्ड में घोषित किया गया 2016 में। मेजर ऑर्गेनिक एक्सपोर्ट
में हम लोग का क्या क्या प्रोडक्ट हैं, फ्लैक्सीड है, सिसम है, सोयाबीन है, टी है, मेडिसिनल प्लांट है, राइस एंड पल्स है। ऑर्गेनिक एक्सपोर्ट जो है 2018 और 2019 में हमारे पास 5151 करोड़ का हो गया, जो कि लास्ट ईयर यानी 16-17 से 50% जम था। अब क्या हमारे यहाँ क्या क्या प्रोग्राम चल रहे हैं, तो मोस्टली नॉर्थ ईस्ट स्टेट काफ़ी मतलब जाना जाता है ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए, जैसे मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट इन एनी रीजन, MOVCD-NER, ये अंडर NMSA नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। परंपरागत कृषि विकास योजना है, पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम है, नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोटेक्शन है। ये सारे सर्टिफिकेशन एजेंसी को हेल्प करती है, एक फैसिलिटेटर की तरह काम करती है। एग्री एक्सपोर्ट पॉलिसी 2018, हम लोग जब पिछले लेक्चर में हम लोग ने एग्री एक्सपोर्ट पॉलिसी पढ़ा था, उसमें ब्रांड इंडिया का कंसेप्ट आया था। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, ये पिछले साल बजट स्पीच में भी दिया गया है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, हर डिस्ट्रिक्ट से कुछ स्पेशल प्रोडक्ट है उसके बारे में बताया गया है। तो ये हैं, चूँकि इसमें काफ़ी डिटेल भी पढ़ाया जा सकता है, लेकिन उतना डिटेल की अभी आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो ऐसा पूछा जाएगा कि ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है, इसके क्या कंपोनेंट है, उसका क्या इफेक्ट है, या फिर इसको टर्न करके थोड़ा सा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हमारे यहाँ अभी एग्रीकल्चर का ऑर्गेनिक फार्मिंग में अगले साल पिछले साल के मुकाबले जंप कर गया, तो क्या कारण रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे। तो हमें 200 वर्ड में लिखना है, तो इसलिए कंसाइज वे में लिखना पड़ेगा। और आप लोग लास्ट ईयर के पेपर को भी देखते रहिए, ऐसे नहीं तो मैं डिस्कस करूँगा ही पेपर को एक बार, फिर भी आप लोग लास्ट ईयर का पेपर देखते रहिए। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग हैंड राइटन में लिखिए, मोर एंड मोर राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए। बाकी जो ये PDF है मैं टेलीग्राम में के जो लिंक है और यहाँ जो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक है यूट्यूब का, इसमें डाल दूँगा, और आप लोग वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी जो क्वेरी हो आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। थैंक यू सो मच।